क्या कारण है आप इतनी चर्चाओं में बने रहते हैं? देखिए, कारण कुछ नहीं है। जो गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ता है वो चर्चा में तो होना चाहिए। 99% याचिका जो है वो ब्राह्मण समाज के लोग गए हैं लगाने कि इनको आरक्षण ना मिले। अब हम अगर इस चीज़ को बोलेंगे नहीं तो क्या कहेंगे भाई? जब आपकी याचिका आप देखो, दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, मतलब आप देखेंगे शर्मा, तिवारी, वही लोग मतलब याचिका लगाए हैं, तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुवाद जानते ही नहीं है। मनुवाद है क्या? आखिर मनुवाद के नारे लगते हैं, है क्या? सच्चाई नहीं जानते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनुवाद आखिर है क्या? देखो, मनुवाद की हिम्मत मेरे को जो आती है ना, संविधान से आती है। और आप ऐसा मत समझिए कि मैं इतना कमज़ोर भी हूँ। मैं कोई घमंड से नहीं बोल रहा। ये तो पब्लिक में जाइए आपको चलेगा पता कि मैं कौन हूँ। क्योंकि देखो है कि जब तक कि जनता खुद आगे आके खुद के पैसे से मुझे आगे नहीं करेगी तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला। वो शायद भ्रम हो। तुम नेता बन गए, तुम अपने धंधे चला रहे हो, दारू के ठेकों से पैसा ले रहे हो, रेत खदानों से पैसा ले रहे हो, और अगर मान लो बड़े स्तर पे हमको सपोर्ट मिलेगा तो चुनाव लड़ने में कोई डर थोड़ी है हमें। नमस्कार। इंडिया न्यूज़ 30 के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं। ऐसे क्रांतिकारी साथी महेंद्र भैया, जिनको आप जानते ही होंगे। हर गरीब, हर दलित, हर पिछड़ा के साथ, जिन्हें न्याय नहीं मिलता उनके साथ हमेशा आगे चलने वाले ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य भैया महेंद्र लोधी जी। धन्यवाद भाई साहब। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, मैं एक पत्रकार हूं। पत्रकार के नाते मैं बुंदेलखंड सहित समूचे प्रदेश भर में जाते रहता हूं। कई बार आपकी कई जगह मैंने चर्चा देखी, सोशल मीडिया पर भी आपकी बहुत एक्टिविटी दिखती है। क्या कारण है आप इतनी चर्चाओं में बने रहते हैं? देखिए, कारण कुछ नहीं है। जो गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ता है वो चर्चा में तो होना चाहिए। तो हो सकता है कि उस कारण मैं चर्चा में रहता हूँ। और दूसरा कारण ये भी है कि इस समाज जो पिछड़ा वर्ग एसटीसी ओबीसी है, इसकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इनके हक अधिकारों को लेके, सामाजिक जो जातिगत प्रताड़ना है उनको लेके, और जो सरकार को जो हक अधिकार देना चाहिए उनको लेके, और हमारी जो भागीदारी है उनको लेके काफ़ी समस्याएं हैं। और इस कारण से हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। हमारा एक ही रास्ता है इंकलाब का, और उसके माध्यम से हम जनता के बीच जाते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि जनता इसलिए लाइक करती हो। कुछ लोग लाइक भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, ठीक है ना। कई ऐसे भी लोग हैं जो, जैसे आप यूजीसी में देख रहे होंगे, तो कुछ लोग नहीं करते लाइक, लेकिन कुछ लोग लाइक भी करते हैं। यूजीसी कानून को लेकर क्या, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो रोक लगा दी है, लेकिन आपकी क्या राय है यूजीसी कानून को लेकर? देखिए, यूजीसी कानून जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, एक कमीशन है, और ये बहुत ही अच्छा कानून है। और इसमें अपग्रेड भी होना चाहिए, और भी अच्छी चीज़ें आना चाहिए। नए नियम आए हैं अभी 2004। हाँ, और भी अच्छी चीज़ें आना चाहिए। सिर्फ यूजीसी से रिलेटेड नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें सब में लागू होना चाहिए। देखो, यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है उसको मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे 13% होल्ड लगा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, उसको होल्ड किसने करवाया? देखो, आप लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यार सीधे तौर पे क्यों बोलते हैं। मैं सीधे तौर पे बोलता हूँ कि 99% याचिका जो है वो ब्राह्मण समाज के लोग गए हैं लगाने कि इनको आरक्षण ना मिले। अब हम अगर इस चीज़ को बोलेंगे नहीं तो क्या कहेंगे भाई? जब आपकी याचिका आप देखो, दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, मतलब आप देखेंगे शर्मा, तिवारी, वही लोग मतलब याचिका लगाए हैं, तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको अगर बुरा लगता है तो वो अपनी समाजों से कहे कि भाई तुम ना लगाओ याचिका, क्योंकि नुकसान तो हमारे पिछड़ा वर्ग का हो रहा है ना। हम 7 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और डेट पे डेट आ रही है, लेकिन बात यह है कि फिर भी हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तो खुले तौर पे हमको बोलना पड़ जाता है इस चीज़ में। जी भाई साहब, आपको मैं देखते रहता हूँ, आप ट्राइबल्स के लिए भी बहुत करते हैं। जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए आप बहुत करते हैं, उनके बीच जाते हैं, आंदोलन करते हैं, उन चीज़ों को उजागर करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, खासकर पिछड़ा वर्ग को, और उसमें भी लोधी जाति को, ट्राइबल्स जो है उनके महापुरुषों को देखें अगर, और हमारे महापुरुषों को देखें तो बड़ा तालमेल रहा है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जो हैं वो उसमें उनकी में 4011 महिलाओं की जो सेना थी महिलाओं की, उसमें मतलब 99% आदिवासी समाज से थे। और आदिवासी समाज ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी का, हृदय साय लोधी का, किशोर सिंह लोधी का, जितने भी महापुरुष हुए हमारे या क्रांतिकारी हुए हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त मतलब साथ दिया है। ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हमारे समाज के नेताओं को
कि आखिर आदिवासियों को छोड़ के कैसे रखा इन लोगों ने। मुझे आपने जैसे कहा कि वो आप उनके बीच रहते हैं, उनके बीच में बहुत ही सुरक्षित महसूस करता हूँ। आप ऐसा मत समझना कि मैं कोई उनके वैसे कह रहा हूँ, मुझे खुद एक फील महसूस होता है कि आदिवासी इतनी इज्जत मान सम्मान देता है और सारी चीज़ें करता है, तो मेरे समाज के नेता आखिर क्यों पहुँचे नहीं? जब उनकी संख्या मध्य प्रदेश के अंदर 22-23% है और पिछड़ा वर्ग की संख्या मिला लें तो बहुत बड़ा एक वो बन जाता है, 50% वो भी संख्या है, 52% है। और खासकर लोधी परसेंट ऐसा कहा जाता है, सरकार के तौर पे आंकड़े कुछ आते हैं, लोग कहते हैं कि 13% है। तो मैं कहीं ना कहीं ये चकित हो जाता हूँ कि यार आखिर क्यों कनेक्टिविटी नहीं है हमारी आदिवासी समाज के साथ। और मैं इसीलिए मुझे लगता है आदिवासी समाज के मुझे लोग लाइक करते हैं। आप ट्राइबल्स एरिया में चले जाएँ, बहुत पसंद करते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाते हैं, अतिथि के रूप में बुलाते हैं, स्पीच के तौर पे बुलाते हैं और मैं जाता भी हूँ। भाई साहब, मनुवाद और पाखंडवाद के प्रति आप हमेशा बिल्कुल विरोध में देखे जाते हैं। पाखंडवाद तो जैसे मान लीजिए, पाखंडवाद हर व्यक्ति जानता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुवाद जानते ही नहीं है। मनुवाद है क्या? आखिर मनुवाद के नारे लगते हैं, है क्या? सच्चाई नहीं जानते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनुवाद आखिर है क्या? देखो, मनुवाद ये है कि इंसान और इंसानों में भेद, इंसान महिला में भेद, ठीक है ना। आप महिला कलेक्टर भी बन जा रही तब भी उसको महिला के रूप में आप शूद्री समझते हैं, ठीक है ना। तमाम प्रकार की प्रतिबंध उन पर लगाते हैं, ये मनुवाद ही है। आप जातिवाद देखें तो कुछ लोग अपने आप को चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो ये समझता है कि मैं जाति से बड़ा हूँ, मतलब श्रेष्ठ हूँ। भले ही ओबीसी वर्ग का व्यक्ति, SC/ST वर्ग का व्यक्ति कलेक्टर भी बन जाता है, तब भी वो आदर उनके माध्यम से नहीं आता है जो आदर आना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि IAS संतोष वर्मा ने जब एक कोई कोड करके चीज़ कही थी कि भाई अभी हम इतने हमारा जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं आप, और क्रिमिनल लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कई चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं कि इंटरकास्ट शादी शुरू हो गई हमारे बीच में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये मनुवाद ही है जो लोग मतलब इसको ढोने का काम कर रहे हैं और हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसलिए मनुवाद, मुर्दाबाद का नारे का मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ है, वो उस मनुवाद वो सब लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं इसको। जैसे कि मान लो मैं लोधी हूँ और अगर किसी व्यक्ति, किसी जाति के साथ मैं जाति द्वेष रखता हूँ या जातिगत टिप्पणी करता हूँ या अपने को ऊपर समझता हूँ, तो वो मनुवाद है, ठीक है ना। भाई, जब मैं देखता हूं कि कई बार आप कार्यक्रम में कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी ओबीसी नेताओं के प्रति मैं देखा हूं, जो वर्तमान में विधायक हैं या सांसद हैं, ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं के प्रति आप कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे हिम्मत आपके पास कहाँ से आती है? क्या किसी, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ भाई साहब, CM साहब को तक आप इतना कठोर शब्द बोल देते हैं। कठोर शब्द, अभी भोपाल में 28 जुलाई को आंदोलन हुआ था, मैंने कवर किया था, बहुत आपने कड़े शब्दों में CM साहब को तब स्पष्ट चेतावनी दी। लेकिन इतनी हिम्मत आपके पास, मैं जानना चाहता हूँ, इतनी हिम्मत आपके पास आती कहाँ से? देखो, इतनी हिम्मत मेरे को जो आती है ना, संविधान से आती है। और मेरा जो ओबीसी महासभा है, STC संगठन जो सारे हैं, वो मेरा सपोर्ट करते हैं। आपने कहा कि आप कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ 7 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण के लिए, जबकि हमारा मध्य प्रदेश में 52% आरक्षण लागू होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 27 लागू नहीं होने दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कोई भी नेता मतलब इस पर कभी कोई प्रेस वार्ता नहीं करता, सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं होता। बीजेपी में जितने भी नेता हैं, खासकर जो जाति के नाम पे बनते हैं, वही पिछड़ा वर्ग के नाम पे बनते हैं। उनको जब जीत जाते हैं तो पिछड़ा वर्ग के नाम पे बीजेपी गिनाती है, गिनाती कि नहीं गिनाती है। तो दुख होता है मुझे, और मैं कठोर शब्दों का इसलिए प्रयोग करता हूँ कि यार कम से कम आप बोलो तो सही। जब हमने आपको जिताया है पिछड़ा वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, तो कम से कम आप इस जाति, जो जाति है, मान लो कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, धाकड़ है, गुर्जर है, जाट है, प्रजापति हैं, मतलब सोनी ताम्रकार से लेके सारी जितनी जातियाँ हैं जिनको जो विधायक बने हैं। अब आप सोचो लोधी समाज के विधायक बने कि नहीं बने? 13% लोग हैं, कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग लोधी समाज की खुद इस 13% होल्ड में अटके हुए हैं। तो यार बहुत दुख होता है कि यार मतलब हम लोग इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम उनको भी बोलना चाहिए जिनको हमने सदन में भेजा है। भाई साहब, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है। नहीं, कठोर शब्द का आपने जो, मैंने क्या बोला? मैंने यही बोलता हूँ कि भाई आप लोग चूड़ियाँ पहन लो, माने ये कोई कठोर शब्द नहीं है। मैं सिर्फ उनको एक सांकेतिक रूप से कह रहा हूँ, मैं कोई उनको मार नहीं रहा हूँ। मैं क्यों मारूंगा? मैं सिर्फ उनको थोड़ा चेताना चाहता हूँ कड़े शब्दों में कि भाई तुम नेता बन गए, तुम अपने धंधे चला रहे हो, दारू के ठेकों से पैसा ले रहे हो, रेत खदानों से पैसा ले रहे हो, है ना, तमाम प्रकार के जितने भी आप जो होते हैं उन सब चीज़ों से तुम चंदा ले रहे हो, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो,
लेकिन जब बात आती है अपने अधिकारों की, पिछड़ा वर्ग की खासकर, तो पिछड़ा वर्ग का नेता कोई भी नहीं बोलता। तो दुख होता है ना यार, हम लोग डंडे खाते हैं और आप चुनाव जीत के वहाँ चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ ये नेता गद्दारी करते हैं, और इसलिए मैं कड़े शब्दों का प्रयोग करता हूँ और करता रहूँगा। ऐसा मत समझिए कि मैं नहीं करूँगा, मैं करता रहूँगा। मुझे क्योंकि पता है कि जब तक मैं इनको आईना नहीं दिखाऊंगा तब तक ये लोग नहीं बोल पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं भाई साहब के बड़े बड़े नेताओं का नाम लेने से अपनी छवि चमकाना? नहीं, तो मैं कोई इतना छोटा समाज सेवी भी नहीं हूँ ना, जैसे कि कोई बड़ा नेता है। तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं इतना कमज़ोर भी हूँ। मैं कोई घमंड से नहीं बोल रहा। ये तो पब्लिक में जाइए आप, आपको चलेगा पता कि मैं कौन हूँ। क्योंकि देखो, दिन रात जो समाज की लड़ाई लड़ता है उसको गुस्सा तो आता है यार, और असफल में जब कभी कभी होता हूँ तो एक गुस्सा बनता है। सफल भी होता हूँ तब भी अच्छा लगता है, लेकिन असफल जब होता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे नेता बोल नहीं रहे, जिनको हमने वोट के माध्यम से पहुँचाया है। क्योंकि मैं देख रहा था कि अभी पिछले जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव थे, मैंने हर विधानसभा हर लोकसभा पर जाके कवरेज किया था मध्य प्रदेश में। तो मुझे सुनने में आया था कि दमोह लोकसभा सीट से भी आपकी बहुत तैयारी थी। नहीं, देखो क्या है, एक्चुअल में मैं पूरे प्रदेश में और देश में काम करता हूँ, ठीक है ना। तो चुनाव का ऐसा है कि जनता को चुनाव लड़ाना है। मैं कोई चुनाव लड़के जीत नहीं सकता हूँ। जनता, क्योंकि अपने पास ना पैसा है ना कुछ है, पर लोग गरीब लोग हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, और मैं उस पीढ़ी का व्यक्ति हूँ कि मेरे घर में कोई नेता नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, और कहीं ना कहीं हम एक प्रयास कर रहे हैं कि एक नेतृत्व दिया जाए, सामाजिक नेतृत्व। अगर उससे राजनीतिक नेतृत्व भाई खजुराहो से, कि आप दमोह के रहने वाले हैं, खजुराहो से तैयारी क्यों करते हो? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो वो बेल्ट है उसमें जो शोषण, अत्याचार और जो दमन हुआ है बीडी शर्मा के होते हुए वहाँ पे, वो आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचो, वहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं सीमेंट की, वहाँ पर आप अगर जाओगे, परसेंटेज देखोगे, परसेंटाइल देखोगे, तो वो सवर्ण समाज की जातियों के ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, और जबकि वो बेल्ट जो है पिछड़ा वर्ग STC OBC का बेल्ट है। तो मुझे नहीं पता कि जनता मेरे बारे में क्या वहाँ सोच रही है, लड़ाने का क्या नहीं लड़ाने का। पर मेरा ऐसा है कि जब तक कि जनता खुद आगे आके खुद के पैसे से मुझे आगे नहीं करेगी, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला। वो शायद भ्रम हो गया, लोगों ने कुछ बोल दिया हो कहीं भी, मैं ऐसी कोई चुनाव की तैयारी में नहीं था। मतलब लोगों ने बोला होगा, तो मुझे नहीं पता। मतलब जनता के पैसे से आप चुनाव लड़ेंगे? अगर एक चीज़ और कही कि दमोह तो मेरा गृह क्षेत्र है, अगर मुझे लड़ना होगा तो मैं लड़ लूँगा। लेकिन बात यह है कि दमोह लगभग पिछड़ा वर्ग के पास रहती है, ठीक है ना, और मैं पिछड़ा वर्ग का हितैषी हूँ। लेकिन हाँ, अगर दमोह में दमन चलेगा, दमोह में वो जो समाज जो आपको वोट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, अगर वो चीज़ जो अपेक्षा करता है एक सांसद से, एक विधायक से, अगर वो चीज़ नहीं होगी, तो हो सकता है वहाँ के लोग मुझे अप्रोच करें, और अगर मान लो बड़े स्तर पे हमको सपोर्ट मिलेगा तो चुनाव लड़ने में कोई डर थोड़ी है हमें। चलिए भाई साहब, आप बहुत अच्छे क्रांतिकारी नेता और क्रांतिकारी साथी के तौर पर देखे जाते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, OBC आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर अभी मामला, OBC आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही आदेश जारी किया है, जो सुप्रीम कोर्ट से फाइल भेज दी वापस हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि OBC आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट का ही फैसला मान्य होगा। देखो, संविधान का सम्मान करते हैं, न्यायालय का ही करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। देखो क्या है ना, EWS आरक्षण आपने सुना होगा ना, आर्थिक आधार पर आरक्षण है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है ना। आप खुद सोचिए कि बिना गिनती के उनको ये दे दिया गया, जबकि उनकी संख्या 10% से ज़्यादा नहीं है। जब बात पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों की आती है तो वहाँ उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं। आप सोचिए, हमने OBC महासभा की ओर से हमने सागर पीली कोठी पे 137 दिन का धरना दिया, और इसके बाद कमलनाथ सरकार में दबाव में आके उन्होंने सत्याग्रह आरक्षण लागू किया। लेकिन उस समय भी उनने वो जो जिस तरीके से दमदारी से उठाना चाहिए था कोर्ट में, आप एक कुछ चीज़ और कह रहा हूँ, कौन गया हमारे खिलाफ? वही सवर्ण लोग गए, वही ब्राह्मण समाज के लोग गए, ठीक है। तो बात वही है कि जब 13% होल्ड की बात आती है तो बार बार डेट पे डेट आती है। क्यों आती है? क्योंकि मैं इसको मानता हूँ, इसमें RSS का दोष मानता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री भी RSS के हैं, प्रशांत सिंह जो अधिवक्ता हैं वो भी RSS के हैं, और कई जज भी RSS के माध्यम से, कॉलेजिंग सिस्टम के माध्यम से बैठे हुए हैं। अगली तैयारी क्या होगी 13% होल्ड हटवाने को लेकर और जनगणना को लेकर आपकी? देखो, जनगणना को लेके अगर OBC का कॉलम नहीं आता है जो जनगणना होने वाली है उसमें,
तो हम किसान आंदोलन के जैसे हमारी तैयारी शुरू हो रही है। हम लोगों ने काफ़ी पूरे देश के अंदर जो मैं कई हैदराबाद भी गया हूँ और बंगाल भी गया हूँ।